Hello बच्चों, today we will discuss some numericals based on our series and parallel combinations of chapter 3 current electricity. So these are the questions, question 1 to 10. These 10 questions are different from each other and we will discuss one by one. And these questions are also important from your examination point of view. So let's start the first question. You can see on the screen in the first question you have to find out the equivalent resistance between A and B, A and C and A and D. तो जब हमें A and B ब्रांच के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो उस समय हम इसको अप साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे और तब जाकर हमारे पास एक सिंगल ब्रांच होगी जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट करेंगे। और जिस समय हमें एडी ब्रांच के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है उस समय हम इसको डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। और जब हमें इसकी मिड ब्रांच के अलोंग निकालना है रेजिस्टेंस तो इसका मतलब हो गया कि हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा और इन दोनों रजिस्टर्स को सॉल्व करना होगा। फिर हमारे पास इन दोनों रजिस्टर्स की एक ब्रांच होगी और इन दोनों रजिस्टर की एक ब्रांच होगी और उनको हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर हम ए बी ब्रांच के अलोंग की बात करें तो यू कैन सी कि हमारे पास इसको पता कैसे करेंगे हम, हाउ विल वी डिटरमाइन कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो हमें इसमें करंट की डायरेक्शन देखनी है कि करंट कौन सी ब्रांच के अलोंग सेम है और कौन सी ब्रांच के अलोंग डिफरेंट हो रहा है। देखो, अगर ए बी ब्रांच के लिए कह रहा है तो वी कैन एज्यूम कि जो हमारा ए पॉइंट है ये पॉजिटिव हो और बी पॉइंट हमारा नेगेटिव हो। तो जो बैटरी से कनेक्टेड पॉइंट है पॉजिटिव, इसमें दिख रहा है कि ये दोनों ब्रांच एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और हम इसको पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करके ये भी देख सकते हैं कि जो इसकी जो दोनों ब्रांच है उसका जंक्शन यहाँ पर मीट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास टू डायरेक्शन है जाने की। यहाँ से करंट डिवाइड करेगा टू ब्रांच में और इस पॉइंट पर आके करंट मीट करते हुए एक सेम वे में फ्लो करेगा। तो जो हमारे पास 10 ओम और 3 ओम रजिस्टर्स हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है। अब एडी के अलोंग जो करंट फ्लो करेगा उसके पास यहाँ से कहीं और रास्ता है नहीं है जाने का। इसका मतलब हो गया कि करंट डीसी के अलोंग चलते हुए सी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो जो करंट 3 ओम रजिस्टर से फ्लो करेगा वही करंट 7 ओम से भी फ्लो करने वाला है। इसका मतलब हो गया कि 3 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज। हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 7 + 3 10 और 10 ओम आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एक सिंगल ब्रांच के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो 5 ओम आएगा। अब सेम केस यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, जब करंट यहाँ से फ्लो करते हुए आएगा और इससे फ्लो करते हुए इस बी पॉइंट पर मीट करेगा तो 5 and 5 आर इन सीरीज। तो इसको इक्विवेलेंट को हम ऐड करेंगे सिंपल सीरीज फॉर्मूले से। हमारे पास 10 ओम आएगा और 10 ओम और 10 ओम दोनों एक साथ पैरेलल में होंगे और हम निकाल देंगे कि हमारे पास कितना है, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए बी के अलोंग। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी हमने यही डिस्कस किया था। हमने कहा यहाँ पर दिख रहा होगा कि R डैश इक्वल टू 10 × 10/10 + 10 इक्वल टू 5 ओम। तो ये आर ए बी ब्रांच के लिए निकाल रखा है कि जिस ए बी के अलोंग हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसी के लिए ये सॉल्व कर रखा है। किस तरह से कि ये 3 + 7 10 और 10 and 10 आर इन पैरेलल। तो इसको पैरेलल फॉर्मूले से सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया है। अब ये जो 5 ओम है ये 5 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो 10 हो गया। तो ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 10 एक इन दोनों का इक्विवेलेंट है रिजल्टेंट और एक 10 ओम हमारे पास ये रहा। तो जो आर ए बी है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो हमारे पास 5 ओम आ जाएगा। सेम अब हम इसको आर ए डी के लिए सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी हमें सॉल्व करना है। तो अब हम उल्टे से चलेंगे। तो यहाँ पर 10 and 5 सीरीज में है तो 10 + 5 15। तो ये 15
और 15 और 10 हमारे पास पैरेलल में होंगे। फिर हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट फॉर्मूले से सॉल्व कर रखा है। हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है इस ब्रांच को सॉल्व करते हुए इतना, तो वो हमारे पास 6 ओम आ गया। फिर हमने RAD के लिए सॉल्व कर रखा है, तो RAD के लिए हमें दिखेगा कि 6 और 7 ये हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे और ये यहाँ पर जाकर मीट करेगा, तो इसके साथ पैरेलल में है। तो 39/16 हमारे पास RAD के लिए आ गया। अब जो इसमें थर्ड केस पूछ रखा था कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है बिटवीन A एंड C, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, यानी कि हमारे पास जो 3 ब्रांचेस हैं उन 3 ब्रांचेस में फर्स्ट ब्रांच के अलोंग जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम दे रखा है, इसके अलोंग भी 10 ओम है और थर्ड ब्रांच के अलोंग हमारे पास 15 ओम है। तो हमने इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा अलोंग AC वो है 15/4। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमें केवल ये आइडेंटिफाई करना होता है कि करंट कौन सी ब्रांच में सेम चल रहा है या फिर पोटेंशियल दोनों किस रजिस्टर्स के लिए जो पोटेंशियल है वो सेम है। इन्हीं दोनों चीज़ों के लॉजिक पे बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया हमें थ्योरी में पता लगता है कि सीरीज और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या रहती है, लेकिन जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उनसे हमारे पास एक प्रैक्टिकल आइडिया आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। ये हमारे पास एक थोड़ा डिफरेंट ब्रांच आ गई इसमें हमें फिर A और B के अलोंग रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको भी हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अगर हमें AB के अलोंग निकालना है और इसके ऊपर अपर ब्रांचेस है तो हम अप साइड से सॉल्व करते हुए आएंगे हमेशा। अगर इस तरह का कोई भी फिगर हो तो उसको हम पहले से सॉल्व करते आएंगे, मतलब पीछे से सॉल्व करते हुए चलना है, उसको आगे से करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा है वो A और B के अलोंग पूछ रखा है। तो A और B के अलोंग तभी आ पाएगा जब ये 3 4 ये जो 4 ब्रांचेज है जब हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, ACD वाले ट्रायंगल को देखेंगे। सेम केस ऐसे ही अप्लाई होगा। ये दोनों ही ब्रांच कैसी दिख रही है हमें, डिफरेंट है। तो यहाँ पर 3 और 3 ये दोनों सीरीज में है, 6 इसके साथ पैरेलल में है, तो 6 × 6 36/12 यानी कि 3 ओम। फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट 3 ओम आएगा, फिर ये इसके साथ ऐड होगा, फिर 3 ओम बनेगा, फिर 3 इसके साथ ऐड होगा, फिर 3 + 3 6 और इसके साथ फिर 3 आएगा। नाउ 3 + 3 6 और अपॉन हमारे पास ये हमारे पास 3 + 3 6, यहाँ पर हमारे पास इस 6 और 3 इस समय पैरेलल में होंगे। तो 6 और 3 जब पैरेलल में होंगे तब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो अभी तक हमारे पास जो इक्विवेलेंट आ रहा था तीनों एक ब्रांच के लिए वो 3 ओम आ रहा था, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास आ जाएगा 6 3 18/9 यानी कि 2 ओम। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं हम कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है अलोंग AD वो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया, तो ये 3 ओम आया। हर एक ब्रांच के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा था वो 3 ओम था। फाइनली हम लोगों ने AB के लिए निकाला तो हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। अभी हमने जो डिस्कस किया इस फिगर में वही इसका सॉल्यूशन है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिकली जो चीज है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें ये वाला जरूर हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ये एक साथ कनेक्टेड है या इसने इस तरह से उठा के दे रखा हुआ है। जब किसी फिगर में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर का जो ये जंक्शन है इसको एक C शेप में दे रखा होगा, तो जब वो C शेप में दिया रहता है तो वो कनेक्टेड नहीं रहता है इसके साथ। जैसे ये यहाँ पर ये डायगोनल्स हैं जो, तो इस डायगोनल्स में हमारे पास 4 रजिस्टर्स लगा रखे हैं। तो जब भी इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल फिगर आएगा और उसमें कोई भी यहाँ पर C नहीं बन रखा होगा इस सेंटर के यहाँ पर, तो समझ आना कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और जब भी यहाँ पर C बना हुआ होगा तो समझना ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ये जो फिगर हमारे पास इस समय दे रखा है इसमें ये रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो ये 10 और 10 है ये एक साथ हैं, ये 10 और 10 एक साथ हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास एक एमीटर कनेक्टेड है। इसमें एमीटर इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको एमीटर मेजर करके देगा हमारे पास। अब इसमें करना क्या है, हमें चीजें यहाँ से
इस 10 वोल्ट से हमें देखना है कि कौन सी ब्रांच में सीरीज में रजिस्टर्स हैं और कौन सी ब्रांच में पैरेलल में। यहाँ पर हमारे पास दो ब्रांचेस दिख रही है बेसिकली, एक पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं हम और एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। 5 ओम अप साइड वाला और डाउन साइड वाला जो 5 ओम है ये पैरेलल में है, और इसके बीच के जो ये रजिस्टर्स है ये पैरेलल में कनेक्टेड है इन दोनों के साथ। अब हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों रजिस्टर्स को सॉल्व करना है, इन दोनों रजिस्टर्स को सॉल्व करना है और इनका इक्विवेलेंट सॉल्व करके इन दोनों के साथ पैरेलल में बनाना है। अब ये जो 10 और 10 है ये हम क्यों कह सकते हैं ये दीज आर इन सीरीज, क्योंकि जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच से और इस ब्रांच से, तो ये दोनों सीरीज में नहीं दिख रहे। सीरीज में क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि इस वाले जब करंट यहाँ पर पहुँच रहा है और एक करंट यहाँ पर पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का, यहाँ पर आई वाले करंट का कुछ पार्ट इसका इस पॉइंट पर आके फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ पार्ट उसका यहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो करंट है वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर मीट कर रहा है और यहाँ से चलता हुआ करंट यहाँ पर मीट कर रहा है, तब जाकर ये एक रिजल्टेंट करंट बना रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो ये 10 और 10 है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये वाला 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें इन एक परसेप्शन हो चुकी है इस फिगर के बारे में कि ये जो हमारे पास दोनों रजिस्टर्स हैं और यहाँ के जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसका जो फिगर है हम इस तरह से देख सकते हैं, हमारे पास ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में, ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में। अब बिल्कुल एकदम से एक सिंपल कैलकुलेशन हो गई हमारे पास कि इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट बनेगा 5 ओम, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ओम, तो इसका 5 इसका 5 दोनों ऐड करके 10 ओम, यानी कि तीनों रजिस्टर्स कितने हो गए 5, 10 एंड 5। तो यही यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर आ गया हमारे पास 2। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता क्यों करना था? क्योंकि हमें यहाँ पर सर्किट में टोटल करंट चाहिए, और टोटल करंट के लिए हमारे पास इसका मतलब ईच ब्रांच के लिए नहीं पूछ रहा था इसमें कि 5 ओम के अक्रॉस बताओ, ऐसा नहीं पूछा हुआ है। हमने केवल ये कहा है कि सर्किट में जो एमीटर कनेक्टेड है उसमें कितनी रीडिंग आएगी अगर इन रजिस्टर्स को हम 10 वोल्ट से कनेक्टेड करते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रजिस्टर आ गया यहाँ पर 2 ओम और हमारे पास वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट। तो हम इसको ओम्स लॉ के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। V = IR और I की वैल्यू हमारे पास आएगी V/R = 5 एम्पियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट एक थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। इसमें रजिस्टर्स के अलावा एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और अभी सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और इसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है कि जब पोटेंशियल बराबर हो जाए दोनों प्लेट के बीच में उस समय ये चार्जिंग करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछा हुआ है कि स्टेडी करंट का। तो स्टेडी करंट का मतलब हो गया कि अब इसमें सप्लाई बंद हो चुकी है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा कि इसमें हमारे पास एक सेल दे रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और कैपेसिटर दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड। हमें बताना है कि जो 2 ओम का रेजिस्टर है यहाँ पर, इसके थ्रू स्टेडी करंट कितना होगा। देखो, जब स्टेडी करंट की बात कर दी है इसने, तो स्टेडी करंट का मतलब हो गया कि इसके अक्रॉस अब करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि ये फुल चार्ज हो चुका है। तो जब ये फुल चार्जिंग करेगा तो इसके अक्रॉस अब करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसके अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय इस रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। स्टेडी करंट की बेसिकली जो प्रॉपर्टी वो ये है कि जो हमारे पास ये कैपेसिटर होता है इसका रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, वो होता है XC = 1/ωc। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर ये DC सप्लाई चल रही है क्योंकि बैटरी हमेशा DC करंट को फ्लो करवाएगा। तो DC के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है और रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्फिनिटी का मतलब एक हाई क्वांटिटी से मतलब रहता है। तो उस समय इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी कि बिल्कुल भी करंट को यहाँ पर फ्लो नहीं करने देगा। तो जब करंट इस ब्रांच के लौट जाएगा नहीं तो हमें इसका मतलब ही नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है उस समय। तो हम इजीली यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर के लिए करंट को पता कर सकते हैं।
अब करना क्या होगा, हमारे पास 2 and 3 पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट आएगा और वो इस 2.8 के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा और आई पता लग जाएगा हमें। जब हमें आई पता लग जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि जो ये दोनों 2 और 3 हैं ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इसके लिए वोल्टेज सेम रहेगा। तो जब हमारे पास आई आ जाएगा तो हम इंडिविजुअल बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह से सॉल्व कर रखा है। ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है हमारे पास, ये 2.8 प्लस 1.2 का मतलब हो गया कि 2 and 3 को सॉल्व करके 1.2 आया और 1.2 को 2.8 के साथ ऐड कर दिया। अभी हमने डिस्कस किया था कि C और 4 को यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इट इज द कंडीशन फॉर स्टेडी करंट। अगर ये स्टेडी करंट नहीं होता तो हम फिर इसको दूसरी कैलकुलेशन के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आई हमारे पास है E/R, तो यहाँ पर E हमारे पास 6 है, तो टोटल करंट हमें पता लग गया सर्किट में 1.5। अब हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए अलग वोल्टेज होगा, इसके लिए अलग वोल्टेज होगा। अब 6 वोल्ट का जो यहाँ पर जो सप्लाई जा रही है वो हम इस AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, तो हमारे पास VAB आ जाएगा IR डैश के बराबर। तो यहाँ से 1.8 वोल्ट, यानी कि 2 ओम रजिस्टर के लिए भी 1.8 वोल्ट सप्लाई जा रही है और 3 ओम के लिए भी हमारे पास 1.8 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। अब हम यहाँ पर करंट निकालेंगे 2 ओम से, तो सिंपल है, हमें V पता लग गया है, हमारे पास R है, तो हम I निकाल सकते हैं। तो V/R की वैल्यू से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.9 एम्पियर आ जाएगा। तो 2 ओम रजिस्टर से हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.9 एम्पियर, और टोटल करंट हमारे पास सर्किट में 1.5 चल रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है उससे, लेकिन इसमें हमारे पास कंडीशन दूसरी है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कैपेसिटर के अलोंग, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब देखो इसमें होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर भी 3 ओम है, यहाँ पर भी 3 ओम है, यहाँ पर भी 3 ओम है। जब हम इस वोल्टेज से कनेक्टेड करेंगे इसको, तो उस समय क्या होगा कि इस वाली ब्रांच को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्टेडी करंट की कंडीशन में इसको लेकर आएंगे तो उस समय इससे तो करंट फ्लो नहीं करेगा इस ब्रांच से, और जब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर 3 ओम से भी नहीं करेगा। यानी कि हम इस वाली ब्रांच को इतना नेग्लेक्ट कर लेंगे फर्स्ट केस में, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को पता करने से पहले हमें आई भी पता होना चाहिए। जब हम क्या करेंगे, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें C और F के बराबर दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो ब्रांच है ये CTF एंड CEF ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। अपर ब्रांच में हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड एंड 3 ओम रजिस्टर है, और लोअर ब्रांच में हमारे पास 3 एंड 3 2 रजिस्टर कनेक्टेड है। इसका मतलब हो गया कि C और F के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारे पास इन दोनों के इसके बराबर भी होगा। स्टेडी करंट की कंडीशन है ये, तो इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CE इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CF से सॉल्व कर देंगे। तो पहली वाली ब्रांच में हमने इसको नेगलेक्ट कर रखा स्टेडी करंट के लिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब करंट गया तो करंट को फाइंड आउट करना है हमें। तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से आई का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, तो आई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, I1 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग करंट इससे आ रहा है, इस ब्रांच से यहाँ पर मीट करेगा, तो -I1 प्लस I1 कैंसिल आउट करेंगे और ये हमारे पास टोटल I करंट पड़ेगा। देखो ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये किरचॉफ्स लॉ के अंडर में आता है। किरचॉफ्स लॉ के 2 रूल थे, एक तो जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। जंक्शन रूल में ये कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और लूप रूल में ये कहता है कि अक्रॉस द सर्किट अक्रॉस द लूप हमारे पास जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर जुड़े होंगे उन सबको ऐड मल्टीप्लाई करके जो अलजेब्रिक सम बनेगा उसका वो 0 के बराबर होना चाहिए। कहीं पर वो वोल्टेज के इक्वल लेकर आता है, तो यहाँ पर हम जंक्शन रूल लगा रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर हमें आई पता लग गया कि 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब देखो सेम केस, एडी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, यहाँ पर बीडी के। तो एडी के अक्रॉस और ये बीडी के इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों के ये कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है।
तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें I1 करंट पता लग गया 1 एम्पियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो जो कंडीशन हमने इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व की वैसी हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे जब हमें कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा। जैसे यहाँ पर अभी हमने इसके लिए देखा इस ब्रांच के अलोंग, तो वैसे ही हम इसमें कैपेसिटर वाली ब्रांच के लिए देखेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको बस यहाँ से समझना है कि यहाँ पर देखो हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं और इन तीन को किस तरह से इंटरकनेक्टेड कर रखा है। ये जो ए पॉइंट है इसको हम पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल ले सकते हैं और बी को हम लो पोटेंशियल पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है यहाँ से एक वायर ले रखी है और इसको सेंट कर रखा है यहाँ पर डी पॉइंट पर, और यहाँ से नेगेटिव वाले को सी पॉइंट पर ले रखा है वायर को। तो देखो ये पॉजिटिव कनेक्टेड है इसकी फर्स्ट एंड और ये भी पॉजिटिव कनेक्टेड है इसकी दोनों, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ओके, यहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये जो पूरी ब्रांच है इसमें 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसका जो यहां से कनेक्शन दे रखा है ये यहां पर कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये दोनों एंड भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये नेगेटिव से है ही कनेक्टेड, तो इसका वायर यहाँ पर लेकर आए और इन दोनों रजिस्टर्स को भी कनेक्टेड कर दिए नेगेटिव से। बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है कि तीनों ही रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में दे रखे हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। देखो ये ए कनेक्टेड है, ये डी है, तो डी से हमारे पास 2 रजिस्टर्स थे यहाँ पर कनेक्टेड, दिख रहा होगा यहाँ पर ये 2, और एक तो ऑलरेडी है ही पहले वाला अपने आप में ही। तो ये इस तरह से बनेगा और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, R/2 हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास केवल यही कंडीशन है कि हमें ब्रांच को देखना है कि कौन सी ब्रांच का एंड कौन से पोटेंशियल से कनेक्टेड है, करंट कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किस किस पॉइंट पर जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। यही इसके लिए एक बेसिक कंडीशन रहती है कि जब इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना हो। क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास एक हेक्सागन दे रखा है और इस हेक्सागन के हर एक ब्रांच में हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है। अब इसमें हमें ए और बी के अक्रॉस में रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था सॉल्व, हम इसको ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देख सकते हैं कि ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो 3 + 3 6, ये इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास केवल इतना ट्रायंगल बचेगा, ये फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, नीचे से सॉल्व करेंगे इसको तो ये भी इसके साथ एक सिंगल ब्रांच दे देगा और बाद में हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास वही हमारे पास होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से दिखेगा हमें। ये 5 कैसे होगा, देखो इस 5 को हमने नहीं छेड़ रखा, बाकी ये ऊपर से सॉल्व हो रखे। तो 3 + 3 6, 6 3 18/9 यानी कि 2, तो 2 + 3 5, तो ये अपर ब्रांच में 5 आ गया। सेम केस नीचे से अप्लाई किया तो वैसे ही इनको सॉल्व करके 5, तो तीनों ही हमारे पास कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। सॉल्व करेंगे तो 5/3 आएगा या 0.6 ओम भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है और ये इसका कुछ सेंट्रोइड टाइप का दिख रहा है हमें। सारे रजिस्टर्स जितने भी ब्रांच में कनेक्टेड हैं वो सारे एक सेम ओम के हैं, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पता करना है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास थोड़ा डिफरेंस होता, इधर भी डिफरेंस होता, तो तब हम इसके अलोंग कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते। एक्चुअली में ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बैलेंस कंडीशन शो कर रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप AC के अक्रॉस हो रहा है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप AD के अक्रॉस हो रहा है। यानी कि जो C और D पॉइंट है हमारे पास ये कॉमन पोटेंशियल पर आ गए हैं। और हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि करंट हमेशा तभी फ्लो करता है जब एक बॉडी हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरी बॉडी लो पोटेंशियल पर हो। तो इस वाली केस में जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होगा तो करंट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। तो वी कैन से द करंट थ्रू दिस ब्रांच विल बी 0 बिकॉज दिस ब्रांच इज अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन।
ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम कि हमारे पास जो दो ब्रांच का रेशियो होता है वो अगली दो ब्रांच के रेशियो के बराबर होता है, तो ये बैलेंस कंडीशन आती है। इन दिस केस द गैल्वेनोमीटर विल शो द जीरो डिफ्लेक्शन। और व्हीटस्टोन ब्रिज की ही जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो मीटर ब्रिज आता है। फिर मीटर ब्रिज में भी हमारे पास दो डिफरेंट केसेस होते हैं, जब हम पैरेलल के लिए पता करते हैं उसमें नल पॉइंट, और एक हम सीरीज के लिए पता करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीडी के अलोंग तो करंट चलेगा नहीं, यानी कि अब हमारे पास ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसका फिगर कुछ इस तरह से शो होगा। ये देखो ये दोनों हमारे पास कैसे आ गए, इस तरह से। ओके, ये जो सी और डी वाला पॉइंट था, इस सी और डी वाले पॉइंट पे इसने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया वो चीजें। तो नेग्लेक्ट करने से क्या हो गया, वो अब काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दिख रहे हैं, ये दोनों रजिस्टर, ये दोनों है आपस में सीरीज में इस समय, और नीचे से ये दोनों सीरीज में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसी तरह से काम करता है। एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में उसकी चारों जो आर्म होती हैं, उस आर्म्स पे 4 रजिस्टर लगा रखे होंगे और उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है इस तरह से। और बैलेंस कंडीशन के केस में जीरो नहीं दिखाते, तो हम उसको इस तरह से बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं सर्किट को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रिंसिपल बेस होंगे, उनको सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। अब ये सर्किट एकदम बहुत सिंपल हो गया। अब हमें आर और आर सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं। ये 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, लास्ट वाला R है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.5R आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। इसमें हमारे पास एक हेक्सागन है, उस हेक्सागन की 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ट्राइंगल्स बना रखे हैं इसमें, और 6 ट्राइंगल्स के हर एक ब्रांच में एक रजिस्टर को प्लेस कर रखा है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 3 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। और हमें ए बी के अक्रॉस बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक हल्का सा इसमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि पूरा ही फिगर सिमेट्री है, तो हम क्या करते हैं, इस फिगर को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। जब इसको यहाँ से काटेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो जब ये स्प्लिट होगा यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में, तो ये जो मिड वाला रजिस्टर दिख रहे हैं, ये दोनों 2 हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि R/2 एंड R/2। तो इसका जो इतना वाला पार्ट होगा वो हमारे पास एक साइड का इक्विवेलेंट निकालने के लिए काम आएगा। तो जितना इसके लिए हम पता करेंगे उतना ही दूसरे वाले साइड के लिए होगा। तो हम उन दोनों को ऐड करके बता देंगे कि ए और बी के अक्रॉस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है। इसका जो पहला फिगर है वो इस तरह से दिखेगा हमें। देखो ये ए और सी कनेक्टेड है, जो हमें बात की थी यहाँ पर, ये सी मान लिया हमने। अब जब इसको यहाँ से काटेंगे, स्प्लिट करेंगे यहाँ पर से 2 इक्वल पार्ट में, तो इसका अपर वाला पोर्शन C1 मान लिया और लोअर पोर्शन इसका C2 मान लिया। ये 1 2 3 ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन पे छेड़खानी नहीं करेगी, ये तीनों इसी तरह से हैं। ये दोनों जाकर इस पॉइंट पर मीट कर रहे थे दोनों रजिस्टर, तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी कर रखा है। ये D और G मान लिया इन दोनों पॉइंट को, और ये दोनों रजिस्टर यहाँ पर मीट कर रहे हैं। ये हमारे पास R/2 आ गया, ये यहाँ पर हमारे पास R/2 आ गया। अब देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास जो R/2 और R है, ये दोनों ही रजिस्टर हमारे पास पैरेलल कनेक्टेड हैं। ये दोनों रजिस्टर हमारे पास पैरेलल कनेक्टेड है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 1/R प्लस 2/R, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/R। ओके, तो जब हम 3/R होगा तो हम इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास R/3। तो जब हम इसके सीरीज के साथ इसको ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा R प्लस R/3, तो ये हो जाएगा 4R/3। सेम केस लोअर पोर्शन के लिए होगा, तो लोअर पोर्शन में भी ये हो जाएगा 4R/3। अब ये तीनों ही हमारे पास पैरेलल कनेक्टेड हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.4R आ जाएगा। तो ये जब 0.4R आ गया तो हमें पता है कि सिमेट्रिकली इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, वो भी कैसा है, इतनी ही वैल्यू देगा, क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट हमारे पास सेम वैल्यू के रजिस्टर्स को वहां पर कनेक्टेड कर रखा है। तो ये 0.4R हो गया, तो सेकंड वाला भी हमारे पास 0.4R हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 0.8R।
देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें डिफिकल्ट। हमने क्या किया, एक हेक्सागोन था उसको 2 स्प्लिट पार्ट में डिवाइड किया। स्प्लिट तभी करेंगे जब हमारे पास इक्वल वैल्यू हो, अगर ये डिफरेंट वैल्यू होता तो हम इसको कुछ दूसरे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। अगर इसमें वैल्यू चेंजेस होती तो ये थोड़ा सा कैसे हो जाता, कॉम्प्लेक्स होता। लेकिन क्वेश्चंस इस तरह से अरेंज किए रहते हैं कि उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर जरूर आए, और फिगर दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिगर जो फिजिक्स में हम देखते हैं, फिजिक्स में थोड़ा फिगर इसके कॉम्प्लेक्स फिगर रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर लॉजिक पता लग गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने इसको सॉल्व किया है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सर्किल दे रखा है और इस सर्किल में 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जो हमारे पास ए टर्मिनल है इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं और इसको नेगेटिव मान सकते हैं। अब पॉजिटिव सप्लाई जब यहाँ पर जा रही थी तो नेगेटिव वाले पॉइंट को पकड़ते हैं हम बाहर से, क्योंकि हमने इसको ओपन करना है। इसको हमें ओपन करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इसको ओपन किया तो हमें दिख रहा है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी कि ये तीनों ही रजिस्टर यहाँ पर कैसे हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं। और तब जाकर एक ब्रांच से आगे कनेक्टेड होके ए से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जो ए वाला है ये वाला रजिस्टर इन तीनों पैरेलल रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। 1, 2 and 3, ये 3 registers are connected in parallel. When we find out the equivalent resistance of these 3 resistance, then we can add the equivalent resistance with the first resistor and we will find the equivalent resistance between A and B. तो इसका जो फिगर है हमारे पास वो कुछ इस तरह से दिखेगा। These 3 resistors are connected in parallel. तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये R/3 बना के दे देगा, क्योंकि 1/R + 1/R + 1/R = 3/R, और इक्विवेलेंट करेंगे तो R/3 कनेक्टेड इन सीरीज तो R + R/3 यानी कि 4R/3। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे। These 10 questions are different and in the next session we will discuss the questions based on our Wheatstone bridge and meter bridge, potentiometer and application of potentiometer.